यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे इस चैनल एनुअल लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए करते हैं क्लास स्टार्ट। जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है सर, आप सुनाएं। चलो चलिए, कल की क्लास थोड़ा डिस्टर्ब रही थी नेटवर्क इशू की वजह से। आज हम 107 से ही शुरू करते हैं क्योंकि कल की क्लास सस्पेंड करनी पड़ी थी हमें। तो सेक्शन 107 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सेक्शन 107 जो कह रहा है वो कह रहा है व्हेन एंड सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस। देखिए 106 में तो कुछ विशेष बातें बताई थी कि इन धाराओं के अपराधी से जो है ना दोष सिद्धि पर उनसे ली जाएगी क्या सिक्योरिटी ली जाएगी, उनसे पीबी लिया जाएगा और अधिकतम कितनी अवधि तक लिया जा सकता है। 106 में 1 वर्ष सर। नहीं 106 की बात कर रहा हूँ कल्पना। 106 में सर 3 वर्ष, 3 हाँ। वर्ष से अनादि। हाँ तो मैक्सिमम 3 इयर्स जो है वहाँ पीबी और वो विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी दोनों लिया जा सकता है। ठीक है। तो 107 कह रहा है कि व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिसीव्स इंफॉर्मेशन दैट एनी पर्सन इज लाइकली टू कमिट अ ब्रीच ऑफ द पीस और डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और टू डू any wrongful act that may probably occasion a breach of the peace or disturb the public tranquility and is of the opinion that there is sufficient ground for the proceeding, he may in the manner hereinafter provided require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond with or without sureties for keeping the peace for such period not exceeding 1 year as the magistrate thinks fit। तो यहाँ 107 में बात कर रहा है कि 1 वर्ष से अनधिक, मतलब कि उससे ये कहा जाएगा 107 की उपधारा 1 में कि आपको शोकोज नोटिस दिया जाएगा उसको कि आपके विरुद्ध ऐसी ऐसी सूचना प्राप्त हुई है और क्यों न आपको जो है इतनी अवधि के लिए 6 माह 8 माह 10 माह व्हाट्सएवर जो न्यायालय इसका जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है जितना वो उचित समझे। ठीक है ना। ये कह रहा है कि जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि ये संभाव्य है कि कोई व्यक्ति प्रशांति भंग करेगा, ठीक है, या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे संभावित प्रशांति भंग हो जाएगी या लोक प्रशांति विक्षुब्ध हो जाएगी, तब यदि उसकी राय में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे। ये डिस्कशन पावर है मजिस्ट्रेट की यहाँ पे। प्रशांति कायम रखने के लिए उसे प्रतिभूओं सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए। ठीक है। तो 107 के उपधारा 1 में शोकोज नोटिस मजिस्ट्रेट देगा और ये उससे पूछेगा कि तुम्हें क्यों ना मुचलका पाबंद कर दिया जाए। वो विद श्योरिटी भी हो सकता है और विदाउट श्योरिटी भी हो सकता है। इसकी उपधारा 2 कह रही है तो सर ये कार्यपालक ही मजिस्ट्रेट होगा ना? हाँ न्यायालय नहीं होगा ना ये इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर है। ठीक है। और इसका उपधारा 2 कह रहा है कि प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन मे बी टेकन बिफोर एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट when either the place where the breach of the peace or disturbance is apprehended is within his local jurisdiction or there is within such jurisdiction a person who is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquility or to do any wrongful act as aforesaid beyond such jurisdiction। तो उपधारा 2 107 की ये कह रही है कि या तो उसके क्षेत्राधिकार में
लोक प्रशांति भंग होने का खतरा हो, या फिर ऐसा व्यक्ति वहाँ हो जो उसके क्षेत्राधिकार से परे जाके लोक शांति भंग करने की जिसके ऊपर आरोप हो, तो दोनों ही अवस्थाओं में जो है वो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो वैसे व्यक्ति से क्या कहेगा कि आप जो है मुचलका भर दीजिए, आपके विरुद्ध ऐसी ऐसी इत्तला आ रही है। 107 क्लियर हो गया भाई? जी जी सर। कल रिजल्ट आया भाई PCSJ का, और हमारे दोनों स्टूडेंट जो 3 लोगों ने एक्चुअली लिखा था, और वो तीनों का ही मेंस क्लियर नहीं हो पाया दुर्भाग्यवश। मेहनत तो काफ़ी अच्छी उन लोगों ने की हुई थी, लेकिन सफलता के लिए मेहनत के साथ साथ और बहुत सारे फैक्टर लग के जब सफलता मिलती है ना। तो चलिए, हमने उन्हें समझाया, मैंने कहा भाई निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग दुगने जोश से अगले परीक्षा के लिए लग जाइए। उनमें से एक का तो PCS का एग्जीक्यूटिव का मेंस है, अभी होने वाला है। मैंने कहा भाई इस सफलता को एक साइड रख दो और अपने जो आपका एग्जीक्यूटिव का मेंस है उस पर फोकस करो, ठीक है ना। तो सेक्शन 108 कह रहा है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन्स डिससेमिनेटिंग सेडिशियस मैटर्स, ठीक है। तो ये कह रहा है राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, सेक्शन 108 बात करता है, ठीक है। राजद्रोहात्मक, ये शब्द आप समझते हैं क्या होता है राजद्रोह? कल्पना? जब कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्य के विरुद्ध अपराध करे। हाँ, कौन सी धारा में बताया गया है IPC की राजद्रोह? 121 है। जी। वैसे तो सर सभी केस स्टेट के विरुद्ध होते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट ही स्टेट के विरुद्ध होते हैं, देश के विरुद्ध होते हैं। हाँ देखिए, वो स्टेट तो आता ही है पीड़ित के लिए, किसी शांति भंग करने में, युद्ध करने में। हाँ, तो यहाँ 108 स्पेशली बात कर रहा है कि व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिसीव्स इंफॉर्मेशन दैट देयर इज विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन एनी पर्सन हु विद इन और विदाउट सच जुरिस्डिक्शन फर्स्ट ईदर ओरली और इन राइटिंग or in any other manner intentionally disseminates or attempts to disseminate or abets the dissemination of any matter the publication of which is punishable under section 124A or section 153A or section 153B or section 295A of the Indian Penal Code 45 of 1860। और इसका B कह रहा है कि एनी मैटर कंसर्निंग अ जज एक्टिंग और purporting to act in the discharge of his official duties which amounts to criminal intimidation or defamation under the Indian Penal Code 45 of 1860। और सब लोग सेकंड कह रहा है कि makes, produce, publishes or keeps for sale, imports, exports, conveys, sells, lets to hire, distributes, publicly exhibits, or in any other manner puts into circulation any obscene matter such as is referred to in section 292 of the Indian Penal Code 45 of 86, and the magistrate is of the opinion that there is sufficient ground for proceeding, the magistrate may, in the manner hereinafter provided, require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond with or without sureties for his good behavior for such period not exceeding 1 year as the magistrate thinks fit। ठीक है, तो 108 में भी 1 वर्ष का ही ड्यूरेशन है। और यहाँ बात कर रहा है राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिबद्ध। ये कह रहा है कि जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है
जो ऐसी अधिकारिता के अंदर या बाहर, देखिए हमने पिछली धारा में भी पढ़ा था, पिछली धारा 107 के उपधारा 2 में ये बात बताई गई थी कि मजिस्ट्रेट के अपने जो उसका लोकल जुरिस्डिक्शन है या तो उसमें एक्ट किया जा रहा हो या उससे परे जाके कोई एक्ट करने वाला व्यक्ति उसके जुरिस्डिक्शन में रहता हो जिसके खिलाफ ऐसी कोई बात है। तो दोनों ही अवस्थाओं में यहाँ भी वो सेम बात बता रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के अंदर या बाहर, ठीक है, ये अंदर या बाहर जो शब्द आया है इससे वही वाली बात बताई गई है जो 107 के सब सेक्शन 2 में बताई गई है। ये कह रहा है या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से या किसी अन्य रूप से निम्नलिखित बातें सांसें फैलाता है या फैलाने का प्रयत्न करता है या फैलाने का दुष्प्रेरण करता है। ठीक है, तो दुष्प्रेरण हमने कहाँ पढ़ा है? फिरोज हमें दुष्प्रेरण कहाँ पढ़ा है आईपीसी में भाई? सर कन्फर्म याद नहीं है। कन्फर्म किसके याद है? 107 में दुष्प्रेरण पढ़ा है। कितने प्रकार से दुष्प्रेरण किया जा सकता है प्रवेश भाटी जी? प्रवेश भाटी जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो माइक खोलिए। हेलो जी प्रवेश जी, हाँ बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है। जी सर, आवाज़ आ रही। हाँ आवाज़ आ जी, यस यस यस। सर इसके दो स्पष्टीकरण है दुष्प्रेरण के। हाँ हेलो हाँ जी बोलिए। जी सर, जी बोलिए। सर दो स्पष्टीकरण है सर इसके। किसके? हेलो यस, आप ऑडिबल हैं, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बिंदास बोलिए। सर इसके जी सर हाँ। सर 3 बातों से कर सकते हैं सर, और इसके जो हाँ बताइए। हेलो किसी को उकसाकर कर सकते हैं सर। हाँ हेलो क्लियरली आ रही है, आप आवाज़ बोलते रहिए। किसी को सर जी सर, किसी को उकसाकर कर सकते हैं सर, किसी को लोभ देकर सर। जी कल्पना आप किसी बताइए। षड्यंत्र से कर सकते हैं सर। कल्पना आप बताइए। सर पहले में तो उकसाना ही है और दूसरे में षड्यंत्र द्वारा है और तीसरे में सहायता द्वारा है। जी 3 प्रकार से हम किसी को क्या कर सकते हैं? दुष्प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो दुष्प्रेरण करना भी ये जो बातें आगे बताई जा रही हैं, जो धाराएं बताई जा रही हैं, इनका कृत्य तो करना अपराध है ही। इसके लिए मतलब 108 में मुचलका पाबंद करने के लिए जो कृत्य करने वाला है उसके विरुद्ध तो ये पाबंदी लगाई जा सकती है। दुष्प्रेरक को भी यहाँ पकड़ में लिया जा सकता है। दुष्प्रेरक के प्रति भी ऐसा नोटिस दिया जा सकता है कि क्यों ना आपको इस धारा के अंतर्गत मुचलका पाबंद कर दिया जाए। ठीक है, ये कह रहा है कि इसका उपधारा 1 का क्लोज 1 का क्लोज फर्स्ट का सब क्लोज ए ये कह रहा है कि कोई ऐसी बात जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 124 ए या 153 ए या धारा 153 खा या धारा 295 का के अधीन दंडनीय है। ठीक है, ये इन धाराओं से संबंधित अगर मामला है तो वो कह रहा है कि 108 में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, ऐसे व्यक्ति से मुचलका पाबंदी कितनी अवधि के लिए? अवधि इसमें भी 1 वर्ष ही बताई गई है। ठीक है, और इसका बी पार्ट कह रहा है कि किसी न्यायाधीश से जो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करने का तात्पर्य रखता है संबद्ध कोई बात जो भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 के अधीन आपराधिक अभित्रास या मानहानि की कोटि में आती है। तो यहाँ अगर किसी न्यायाधीश को क्रिमिनली इंटिमिडेट किया जा रहा है या उसके मान को हानि पहुंचाई जा रही है तो तब भी ऐसे व्यक्ति से यहाँ मुचलका पाबंदी कराई जा सकती है। और इसका सब क्लोज सेकंड कह रहा है उपधारा 1 का, ये कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 292 में यथा निर्दिष्ट कोई अश्लील वस्तु विक्रय के लिए बनाता है, उत्पादित करता है, प्रकाशित करता है, रखता है, आयात करता है, निर्यात करता है, पेमेंट करता है, विक्रय करता है या भाड़े पर देता है, वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है
या किसी अन्य प्रकार से परिचालित करता है और उस मजिस्ट्रेट की राय में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे। तो मैक्सिमम सीमा 1 वर्ष है, बाकी मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि कितने अवधि के लिए वो उसको पाबंद कर रहा है। यहाँ भी तो उसे अपने सदाचार के लिए प्रतिभूह सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों ना दिया जाए। और इसका सबसेक्शन 2 कह रहा है 108 का, नो प्रोसीडिंग शैल बी टेकन अंडर दिस सेक्शन अगेंस्ट द एडिटर, प्रोप्राइटर, प्रिंटर और पब्लिशर ऑफ एनी पब्लिकेशन रजिस्टर्ड अंडर द and edited, printed and published in conformity with the rules laid down in the Press and Registration of Books Act 1867, 25 of 1867, with reference to any matter contained in such publication except by the order of under the authority of the state government or some officer empowered by the state government in this behalf। तो इसका जो धारा 2 है वो कह रही है कि प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 का 25 में दिए गए नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत और उनके अनुरूप संपादित, मुद्रित और प्रकाशित किसी प्रकाशन में अंतर्विष्ट किसी बात के बारे में कोई कार्रवाई ऐसे प्रकाशन के संपादक, स्वतःधारी, मुद्रक या प्रकाशक के विरुद्ध राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अधिकारी के आदेश या उसके प्राधिकार के अधीन ही दी जाएगी, अन्यथा नहीं। तो ये उपधारा 2 जो है इसका एक्सेप्शन बता रहा है कि यदि कोई व्यक्ति जिसका प्रकाशन जो है प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत ड्यूली रजिस्टर्ड है ना, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई करनी है तो वहाँ डायरेक्टली जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सो मोटो यहाँ उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर पाएगा। उसके लिए राज्य सरकार द्वारा कोई अधिकारी होगा जो इस निमित्त स्पेशल आदेश देगा, तभी उस व्यक्ति के खिलाफ इस धारा में कार्रवाई कर पाई जाएगी, अदरवाइज़ डायरेक्टली नहीं करी जाएगी। उपधारा 2 में जो व्यक्ति बताए गए हैं, कौन कौन व्यक्ति बताए गए हैं उपधारा 2 में? कल्पना चौहान, जी सर। उपधारा 2 में कौन कौन व्यक्ति बताए गए हैं जिनके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई डायरेक्टली नहीं की जाएगी? सर कोई संपादक हो, कोई पब्लिश करता हो, कोई प्रकाशन हो, हाँ, किसी बिल्कुल न्यूज़पेपर कोई भी है, वो सब आएंगे इसमें। हाँ, तो ये लोग बताए गए हैं इसमें। भाई संपादक है और उसका कोई स्वतःधारी है, स्वतःधारी का मतलब जो उसका ऑनर है, ठीक है, मुद्रक है, प्रकाशक है, तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार के द्वारा कोई सक्षम अधिकारी जो इस निमित्त तैनात किया गया हो वो ही कोई अपनी रिपोर्ट बना के दे। उससे अलावा डायरेक्टली इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं 108 में की जाएगी। ठीक है, समझ आया भाई? क्लियर है? 109 कह हाँ 109 कह रहा है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर। प्रेस जो दिया है, हाँ सर ये जैसे इसमें जो प्रेस वर्ड आया है, हाँ। क्या इसके अंदर न्यूज़पेपर वाले भी आएंगे हाँ बिल्कुल, या वो अलग से एक्ट में? नहीं, ये प्रेस और जो पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम है वो एक ही अधिनियम है। इसमें बुक्स के लिए भी पंजीकरण होता है और अखबारों के लिए भी पंजीकरण यही होता है, है ना। अगर आपको अखबार कोई निकालना है तो उस अखबार को निकालने के लिए आपको बाकायदा यहाँ पंजीकरण कराना पड़ेगा। आपको वहाँ से अखबार निकालने का लाइसेंस इशू होगा। जैसे हम लोग एडवोकेट एक्ट में अपना पंजीकरण कराते हैं और हमें विधि व्यवसाय का हमें लाइसेंस मिलता है, उसी प्रकार यहाँ से रजिस्ट्री आपको कोई अखबार निकालने के लिए यहाँ आपका नाम, पता, वो सब आपका आईडी वगैरह सब लेके प्रॉपर फीस जमा करवा के तब आपको राइट देंगे कि आप कोई अखबार निकालें। ठीक है। और 109 कह रहा है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम
सस्पेक्टेड पर्सन्स, ठीक है, संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। 109 बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस पर प्रीलिम्स में सवाल आ जाता है। तो ये संदिग्ध व्यक्ति कौन है उनके बारे में बता रहा है कि व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिसीव्स इंफॉर्मेशन दैट देयर इज विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन अ पर्सन टेकिंग प्रिकॉशंस टू कंसील हिज प्रेजेंस एंड दैट देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट ही इज डूइंग सो विद अ व्यू टू commit a cognizable offence, the magistrate may, in the manner hereinafter provided, require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond with or without sureties for his good behavior for such period not exceeding 1 year as the magistrate thinks fit। तो 109 बात कर रहा है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में, ये क्या कह रहा है कि जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि कोई व्यक्ति उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए पूर्वावधानियां बरत रहा है, मतलब कि वो नहीं चाहता कि उसकी उपस्थिति का पता लगे, अपने आप को छिपा रहा है मतलब कुल मिला के, और उसका उद्देश्य क्या है, और यह विश्वास करने का कारण है कि वह कोई संज्ञेय अपराध करने की दृष्टि से ऐसा कर रहा है ना। भाई पुलिस की एक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, LIU जिसको बोलते हैं, है ना, वो तो सरकारी होती है। एक प्राइवेट इंटेलिजेंस भी होती है पुलिस की, वो कौन होते हैं, मुखबिर खास। तो यदि ऐसी कोई सूचना, अब वो मजिस्ट्रेट को जो सूचना मिलती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, वो नॉर्मली पुलिस के माध्यम से मिलती है। सामान्यतः संबंधित थाना का जो इंचार्ज है वो एक रिपोर्ट बना के भेजता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कि मेरे मतलब जो आपका संबंधित क्षेत्राधिकार है उसमें इस प्रकार की गतिविधियों वाला कोई व्यक्ति है, तो और जिस पर ये संदेह है कि हो सकता है कि वो कोई संज्ञेय अपराध करने के लिए अपने आप को छिपाने का प्रयत्न कर रहा हो, तब वैसी अवस्था में 109 में उससे जो है वो मजिस्ट्रेट शोकोज नोटिस दे देगा कि आप बताइए कि क्यों ना आपके खिलाफ़ जो है इस प्रकार की कार्रवाई की जाए। कौन सी कार्रवाई की बात कर रहे हैं सदफ हम? जी जी सर। कौन सी कार्रवाई की बात चल रही है? हाँ जी बोलिए। और बाउंड्री तो करेंगे, उनसे मुचल के भराएंगे, यही है। मुचल का पाबंदी की कार्रवाई की बात हो रही है। हेलो जी आवाज़ आ रही है आपकी, मुझे क्लियर आ रही है। सदब जी सर जी। आप इतने शोर शराबे में कैसे पढ़ पाती हैं? जैसे ही आप माइक खोलती हैं पीछे से कुछ ना कुछ रनिंग कमेंट्री, चिल्ल पों, धूम धड़ाका हर वक्त आता है। भाई कोई ऐसी स्पेस चुनिए अपनी पढ़ाई के लिए जहाँ आप, वैसे हिम्मत का काम है आपका, जैसे ही आप माइक खोलती हैं ना तो ऐसा शो में कोई एक बार हुआ होगा कि पीछे से कोई आवाज़ ना आई हो कुछ ना कुछ साथ में धूम धड़ाके की आवाज़ आती है। चलिए सर, वो अभी मौजूद, अभी वो बहन मौजूद थी यहाँ पर अभी। अच्छा हाँ, तो उनको बोला करो बच्चों को, नो बेटा मैं पढ़ रही हूँ, थोड़ा सा अभी शांति का दाम दें। चलिए 1010 ये कह रहा है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। हैबिचुअल ऑफेंडर्स कौन होते हैं भाई? जिनकी आदत में शुमार है अपराध करना, जो आदतन अपराधी हैं। भाई एक अपराधी तो इस किस्म का होता है कि सर्कमस्टेंसेस में उससे अपराध हो गया, और एक कुछ अपराधी इस किस्म के होते हैं कि वो उनकी हैबिट में, उनके DNA में अपराध घुस गया, उनकी रोटी हजम नहीं होती जब तक अपराध ना कर ले कुछ, है ना, और वो कुछ पेशेवर भी हो जाते हैं फिर। तो 110 ऐसे ही व्यक्तियों से प्रतिभूति मांगने की बात कर रहा है, और
ये बता रहा है कि वो कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिनके हैबिचुअल ऑफेंडर से आप जो है 110 में सिक्योरिटी मांगेंगे। ये कह रहा है व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिसीव्स इंफॉर्मेशन दैट देयर इज विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन अ पर्सन हु, अब इसमें ABCDEF करके जो है ये सारी बातें बताई जा रही हैं। तो ए कह रहा है कि इज़ बाय हैबिट अ रोबर, हाउस ब्रेकर, थीप और फॉर्जर। पहले वाले में बता दिया कि वो अभ्यासतः लुटेरा है, गृहभेदक है, चोर है या कूट रचयिता है। तो ऐसे व्यक्ति से 110 में गुड बिहेव के लिए क्या मांगी जा सकती है? सिक्योरिटी मांगी जा सकती है। बी कह रहा है इज़ बाय हैबिट अ रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग द सेम टू हैव बीन स्टोलन, और इसका बी पार्ट हिंदी वर्जन कह रहा है कि चुराई हुई संपत्ति का उसे चुराई हुई जानते हुए अभ्यासतः प्रापक है। ठीक है, जैसे वो छोटे मियाँ बड़े मियाँ फिल्म आप लोगों ने सभी ने देखी होगी, उसमें वो है एक बंदा जो वो चोरी का सामान खरीदता है चोर बाज़ार में। तो अगर कोई इस प्रकार की प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो अभ्यासतः चोरी के सामान को ये जानते हुए खरीदता है कि ये चोरी का है, वो व्यक्ति भी यहाँ 110 में कवर हो जाएगा। सी कह रहा है हैबिचुअली प्रोटेक्ट्स और हार्बर्स थीव्स और एड्स। ऐसे बहुत से सुनार आते हैं सर गोल्ड में, हैं गोल्ड सुनार में जो है ना वो मारे जाते हैं वो जी। सी पार्ट कह रहा है हैबिचुअली प्रोटेक्ट्स और हार्बर्स थीव्स और एड्स इन द कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, और ये कह रहा कि अभ्यासतः चोरों की सुरक्षा करता है और चोरों को संश्रय देता है या चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या उसके व्ययन में सहायता देता है। तो वैसा व्यक्ति भी 110 में कवर हो जाएगा। ठीक है, संश्रय हमने आईपीसी की कौन सी धारा में पढ़ा है? सदब संश्रय हमने आईपीसी की कौन सी धारा में पढ़ा है? परिभाषा कहाँ है हार्बर की? सर रिसेंटली ये पढ़ा था हमने प्रॉपर मैं धारा पूछ रहा हूँ। ये पढ़ा था सर हमने, सर फिलहाल तो ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रवेश भाटी जी बताना चाह रहे हैं। प्रवेश जी आप बताइए। सर 52K में पढ़ा है। 52A में पढ़ा है, है ना? देखिए बीच बीच में मैं आपको रिकॉल कराता रहता हूँ कि आप संपर्क में बने रहें, है ना? तो इसीलिए मेरा उद्देश्य आपसे जो बीच बीच में सवाल पूछने का रहता है कि आपकी जो स्मृति है वो ताज़ा बनी रहे। और मान लीजिए क्लास में किसी व्यक्ति को ध्यान नहीं है, दूसरा व्यक्ति बता देता है तो फिर जो है उसको भी वो रिकॉल हो जाता है। ठीक है। और डी कह रहा है कि हैबिचुअली कमिट्स और अटेम्प्ट्स टू कमिट्स और अबेट्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, एबडक्शन, एक्सटॉर्शन, चीटिंग or mischief or any offence punishable under chapter number 12 of the Indian Penal Code of 1860, 45 of 1860 or under section 489A, section 489B, section 489C और section 489D of that code। तो जो हमने अध्याय 12 पढ़ा है आईपीसी में, अध्याय 12 किस लिए है कल्पना? आईपीसी का अध्याय 12 काहे की बात करता है? सर सिक्कों तथा सरकारी स्टैंपों के संबंधित अपराध है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। और ये जो 489A, B, C, D ये जो धाराएं हैं ये फिरोज परवेश भाटी जी आप बताइए। जी सर। मैं बताऊं? हाँ आप बता दीजिए। सर करेंसी नोटों पर बैंक
हाँ जी, बैंक बिल्कुल बिल्कुल। बैंक गारंटी नोट नोट और और बैंक नोट से गुड करंट डिटेल्स। हाँ ये उसकी बात करते हैं धाराएं। और ठीक से है। ई तक। हाँ और ई कह रहा है इसका हैबिचुअली कमिट्स और अटेम्प्ट्स टू कमिट और अबेट्स द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग अ ब्रीच ऑफ द पीस। ठीक है। और ये कह रहा है कि कोई ऐसा अपराध अभ्यास से करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्कर्म करता है जिनमें प्रशांति भंग समाहित है, अथवा एफ हैबिचुअली कमिट्स और अटेम्प्ट्स टू कमिट्स और अबेट्स द कमीशन ऑफ। अब यहाँ नीचे कुछ अधिनियम दिए हुए हैं कि इन अधिनियम से संबंधित यदि कोई अपराध करता है, ये कह रहा है एनी ऑफेंस अंडर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स नेमली द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का कोई अपराध करता है, द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा बोलते हैं इसको, फेरा एक्ट का कोई उल्लंघन करता है, द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड EPF से संबंधित एक एक्ट है उसके संबंधित कोई अपराध करता है, द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है ना, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम है उससे संबंधित कोई अपराध करता है, मिलावटी वगैरह काम करने वाला है ना, द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, ठीक, आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित अपराध करता है, ठीक, और द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट अस्पृश्यता से संबंधित एक अधिनियम है जो छुआछूत वाले मामले होते हैं ना, किसी व्यक्ति को अछूत कहना, उसके खिलाफ कुछ अपशब्द यूज करना, तो वो यहाँ इस एक्ट के अनुसार दंडनीय बनाया गया है। ठीक है। ऐसे कोई बात ऐसी इस एक्ट के उल्लंघन में कोई अपराध करता है, ठीक है, और द कस्टम एक्ट सीमा शुल्क अधिनियम से संबंधित कोई अपराध कर रहा है, द फॉरेनर्स एक्ट 1946 के संबंध में यदि कोई अपराध करेगा, सेकंड एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी अदर लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग और ये क्या है, प्रॉफिटियरिंग और एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रग्स और ऑफ करप्शन। ये कह रहा है कि जमाखोरी या मुनाफाखोरी अथवा खाद्य या औषधि के अपमिश्रण या भ्रष्टाचार के निवारण के लिए उपबंध करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई अपराध। तो यहाँ ये बता दिया कि इस संबंध में यदि कोई भी एक्ट कोई बात कह रहा है और उसका उल्लंघन किया जा रहा है तब भी 110 में उसको क्या कर लिया जाएगा, मुचलका पाबंद करने का हुक्म दे दिया जाएगा 110 के अनुसार। और जी कह रहा है कि इज सो डेस्परेट एंड डेंजरस एज टू रेंडर हिज बीइंग एट लार्ज विदाउट सिक्योरिटी हैजार्डस टू द कम्युनिटी। और ये कह रहा है कि ऐसा दुस्साहसिक और भयंकर है कौन, वह व्यक्ति कि उसका प्रतिभूति के बिना स्वच्छंद रहना समाज के लिए प्रसंकट में है। भाई बहुत खतरनाक किस्म का कोई व्यक्ति है तो छाव में वो कवर हो रहा है। ये व्यक्ति कैसा होता है जो समाज में, सोसाइटी में एक गुंडा टाइप, दादा टाइप है ना, तो उसका खुलेआम बिना प्रतिभूति के स्वच्छंद घूमना जो है वो समाज के लिए संकट कारक हो सकता है। तो वैसे व्यक्ति को भी हैबिचुअल ऑफेंडर मानते हुए उससे भी यहाँ क्या लिया जा सकता है, सिक्योरिटी ली जा सकती है, मुचलका भरवाया जा सकता है। सच मजिस्ट्रेट में इन द मैनर हेरेन आफ्टर प्रोवाइडेड require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond with surety for his good behavior for such period not exceeding 3 years as the magistrate thinks fit। ठीक है। देखिए इस धारा में 110 में एक तो जो हम एक साल पढ़ते आ रहे थे, हमने शुरू में 106 में 3 साल पढ़ा था, उसके बाद हमने 107 में 8 में 9 में 1 साल पढ़ा, 110 में फिर 3 साल आ गया। और इसमें एक डिफरेंस नज़र आ रहा होगा आपको कि और सब सेक्शंस में तो जो है वो जो पीबी है वो विद श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी है, लेकिन यहाँ क्या कहा गया है कि इसमें श्योरिटी को अनिवार्य बना दिया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी का कोई ऑप्शन ही नहीं है।
110 में, ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो है श्योरिटी लेनी ही लेनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट को। ये कह रहा कि तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि 3 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझता है उसे अपने सदाचार के लिए प्रतिभुओं सहित बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों ना दे। क्लियर है 110 में कोई डाउट किसी किस्म का? सदब, कल्पना, अमित? नहीं सर, क्लियर सर। हाँ, अब 111 जो सेक्शन है, 111 जो सेक्शन है, ये कह रहा है ऑर्डर टू बी मेड। अब ये जो हम पिछली धाराओं में पढ़ते आ रहे हैं ना कि उपबंधित उसके यहाँ के पश्चात एतस्मिन पश्चात उपबंधित, तो ये 111 में आया है ऑर्डर टू बी मेड। 111 में बताया गया है कि वह कह रहा है कि व्हेन अ मजिस्ट्रेट एक्टिंग अंडर सेक्शन 107, सेक्शन 108, सेक्शन 109 और सेक्शन 110 deems it necessary to require any person to show cause under such section, he shall make an order in writing setting forth the substance of the information received, the amount of the bond to be executed, the term for which it is to be enforced, and the number, character and class of sureties if any required। तो 111 कह रहा है कि जब कोई मजिस्ट्रेट जो धारा 107, धारा 108, धारा 109 या धारा 110 के अधीन कार्य कर रहा है, यह आवश्यक समझता है कि किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाए कि वह उस धारा के अधीन कारण दर्शित करे, तब वह मजिस्ट्रेट प्राप्त इतला का सार, वो बताएगा कि आपके खिलाफ़ जो इतला मिली है तो वो उसका सार लिखेगा, उसमें उस बंधपत्र की रकम लिखेगा, बंधपत्र की रकम लिखेगा, कितनी अमाउंट का बंधपत्र और कितनी अमाउंट के आपको जमानती देने हैं, जो निष्पादित किया जाना है वह अवधि लिखेगा, जिस अवधि के लिए उससे बॉन्ड भरवाया जाना है, और प्रतिभुओं को यदि कोई हो अपेक्षित संख्या लिखेगा, है ना भाई। सिंगल श्योरिटी भी ले लेता है कई बार, डबल श्योरिटी भी ले लेता है कई बार, ठीक है। और उसके प्रकार और वर्ग बताते हुए लिखित आदेश देगा 111 में। इज दैट क्लियर? 111 क्लियर हुआ भाई? जी। अब एक सब क्लियर है। हाँ, अब एक इसमें बाबूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है 1991। बाबूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है, जिसमें ये कहा गया है कि ऑर्डर पास्ड ऑन ए साइक्लोस्टाइल्ड परफॉर्मा इज़ बैड एंड द एंटायर प्रोसीडिंग्स विल बी विशिएटेड ऑन दैट अकाउंट। तो ये कह रहा है कि साइक्लोस्टाइल परफॉर्मा पर यदि कोई ऐसा आदेश दिया जा रहा है मुचल के बनाने का, तो वैसी अवस्था में वो सारा का सारा जो आदेश है वो दूषित हो जाएगा, और दूषित होने की वजह से खंडित हो जाएगा। हम लोग जब शुरू में वकालत में आए थे तो उस टाइम जो है इस प्रकार के जो नोटिस इशू होते थे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से, तो उनको चैलेंज किया जाता था सेशन जज के समक्ष, और सेशन जज जो है वो यही देखते थे कि साइक्लोस्टाइल परफॉर्मा पर नोटिस तो नहीं है। यदि साइक्लोस्टाइल परफॉर्मा पर नोटिस थे तो वैसी अवस्था में सेशन जज महोदय वैसी कार्रवाई को खंडित फरमा देते थे, ठीक है। तो बहुत सारे 107-16 के वहाँ रिवीजन पढ़ते थे सेशन जज के समक्ष, और एक जज साहब तो ऐसे थे, हमारी है जी, कार्रवाई हुई थी कि कुछ मजिस्ट्रेटों ने जो जूनियर डिवीज़न है कोई ये है, उन्होंने परफॉर्मा पे ही सब चीज़ें टाइप करा रखी थी, बस नाम और रोल टाइप किए, तो उन पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई। बिल्कुल, आप ऐसा नहीं करोगे। बिल्कुल 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 वही बात यहाँ भी थी
मुझे ध्यान है एक हमारे यहाँ जज साहब थे, जिला जज साहब, तो उनकी कोर्ट में हमारा भी मैटर था, ऐसा ही 107-17 को हमने चैलेंज किया हुआ था। और ऐसे मतलब कि 20 मैटर होंगे उस दिन। तो वो जैसे ही शुरू में जिस टाइम बेल वगैरह पेश होती है उसी टाइम वो मैटर पेश होते थे। तो उन्होंने आते ही पूछा बैठते ही, भाई 107-16 वाले कितने वकील साहब हैं? तो बता दिया, सबने बताया सर हम हैं। तो उन्होंने जो है वहीं देन एंड देयर बोले आपका एडमिशन भी हो गया और डिस्पोजल भी हो गया मतलब एडमिशन के साथ ही उड़ा दिया, सुनवाई के लिए भी नहीं रखा बाद के लिए। तो देन एंड देयर बिल्कुल फर्स्ट सिटिंग पे ही बोला कि साइक्लोस्टाइल परफॉर्मा है और सारे के सारे आपका एडमिशन और एडमिशन के साथ साथ मैटर को भी डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो बड़ी क्विक मतलब कि कार्रवाई हमने देखी उनसे। हमारे यहाँ तो सर एक बार 373 की बेल में भी उन्होंने लिख रखा था पैटर्न में, अब जी कोई रिकवरी नहीं है अच्छा, हाँ वो मतलब कि छपे छपाए मामलों में ये आजकल कंप्यूटर की वजह से भी होने लगा है। कंप्यूटर में क्या करता है, जो स्टेनो है ना वो अमेंडमेंट करता है और अमेंडमेंट में कुछ ना कुछ जो है वो मिसप्लेस हो जाता है। अभी एक पोक्सो की आज एक बेल थी, उस पोक्सो की बेल में हम जो है वादी की तरफ से थे, तो उस जो एक्यूज़ था, एक्यूज़ की बेल जो है वो हाई कोर्ट से होके आई और हाई कोर्ट से होके आई तो उसमें जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट से जो है वो 328 का भी मामला था उसके खिलाफ, कुछ नशीली चीज़ खिलाने पिलाने का भी मामला था मैटर में, तो उस पर 328 भी लगी हुई थी। तो क्या हुआ, नीचे वकील साहब ने 328 की बेल डाली, मतलब प्रॉपर धाराओं में बेल डली हुई थी, लेकिन जो खारजा बना उस खारजे में 328 गायब हो गया और उसको वकील साहब ने भी ध्यान से नहीं पढ़ा, कई बार नहीं भी पढ़ते, वो नॉर्मली मतलब एक रूटीन में खारजा लिया और हाई कोर्ट सप्लाई कर दिया। हाई कोर्ट से 328 के अलावा जो जो धाराएं उस खारजे में थी उनमें बेल होके आ गई। अब जब वो बेल के अमाउंट फिक्स कराने पहुँचे तो तब वहाँ लफड़ा पड़ा कि भाई ये तो इसमें 328 की तो बेल ही नहीं हुई है। तो आज उस 328 की बेल पे लोअर कोर्ट में जो है प्रेयर की जा रही थी। ठीक है, 112 कह रहा प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। ये कह रहा है कि इफ़ द पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ whom such order is made is present in court, it shall be read over to him, or if he so desire, the substance thereof shall be explained to him। तो 112 ये कह रहा है कि यदि न्यायालय में कोई व्यक्ति उपस्थित आ जाता है वैसे नोटिस पर, तो ये क्या कह रहा है 112 ये कह रहा है कि यदि वह व्यक्ति जिसके बारे में ऐसा आदेश दिया जाता है न्यायालय में उपस्थित है तो वह उसे पढ़कर सुनाया जाएगा, या यदि वह ऐसा चाहे तो उसका सार उसे समझाया जाएगा। ठीक है, हालांकि ये 112 कोई प्रैक्टिकली तो है नहीं, इसमें तो ये है कि वकील साहब ही समझ लेते हैं क्या मामला है। तो 112 एक प्रक्रिया का हिस्सा है कि वहाँ उसको हाँ जी, जो आपका मैटर था हाँ। उसमें 328 में भी फिर तो वो सेशन से खारिज होकर हाई कोर्ट से आएगी। नहीं वो जब उसके मेड क्राइम की बेल खारिज होकर हाई कोर्ट से होकर आई है, हाँ तो अब ये थोड़ी है कि एक फैक्टर में लोअर मजिस्ट्रेट दे देगा। नहीं, वो ऐसी स्थिति में है, कुछ रूलिंग्स हैं वो चाहें तो दे सकते हैं, मतलब डिस्क्रिशन है, जी वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, वो दे भी सकते हैं। भाई वो इस आधार पे दे सकते हैं कि भाई एक लिपिकीय त्रुटि की वजह से जो है खारजे में धारा नहीं चढ़ पाई, क्योंकि उसमें जो प्रॉपर बेल थी ना उस बेल में 328 था, जी, है ना। तो वो इस आधार पर वो टेक्निकली हो रही है फॉल्ट। हाँ, तो मतलब एक तरह से उसको लिपिकीय त्रुटि मान लीजिए, उसको क्लेरिकल मिस्टेक। ओके, हाँ, तो उस आधार पे लोअर कोर्ट बेल ग्रांट कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो मेन हीनियस क्राइम है उसके भाई 363-76 में तो उसकी होके आ गई वहाँ से, बल्कि 76 का भी डी है, गैंग रेप है ना। तो जब इतने बड़े बड़े में आ गई तो फिर वो जो जहर खुरानी वाले में
तो फिर दे देती है कोर्ट, ऐसी कोई समस्या नहीं है। और फिर भी वो उसकी डिस्क्रिप्शन ही है, वो चाहे तो दे, ना चाहे ना दे। हालांकि सामान्यतः थोड़ा नरम रुख ही रहता है। 113 कह रहा है भाई समन्स और वारंट इन केस ऑफ पर्सन नॉट सो प्रेजेंट। तो 112 में तो प्रेजेंट आ गया, और 113 कह रहा है कि यदि वो व्यक्ति प्रेजेंट नहीं आ रहा है तो फिर उसको क्या किया जाएगा, समन किए जाएंगे। समन पे नहीं आएगा तो वारंट किए जाएंगे। समन हमने किस धारा में पढ़ा है कल्पना? CRPC में समन पढ़ के आए हैं, किस चैप्टर में है, किस धारा में है? सर चैप्टर तो 6 धारा 61 से लेके कहाँ तक है समन? 61 से 69। बहुत बढ़िया, 69 तक है। उसके बाद 70 से वारंट शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी 70 to 90 वारंट जी। जी। तो 113 फिर कह रहा है कि इफ़ सच पर्सन इज नॉट प्रेजेंट इन कोर्ट द मैजिस्ट्रेट शैल इशू अ समन्स रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर, और व्हेन सच पर्सन इज इन कस्टडी अ वारंट डायरेक्टिंग द ऑफिसर इन हुज कस्टडी ही इज टू ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट। ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारंट जो उपस्थित नहीं है, ये कह रहा है कि यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है, 112 में अगर वो उपस्थित आ गया तो 113 की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन 113 ये कह रहा है कि यदि वो उपस्थित नहीं है तो मजिस्ट्रेट उससे हाजिर होने की अपेक्षा करते हुए समन, या जब ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में है तब जिस अधिकारी की अभिरक्षा में है वह है उस अधिकारी को उसे न्यायालय के समक्ष लाने का निर्देश देते हुए वारंट जारी करेगा। भाई हो सकता है वो पहले से ही कस्टडी में हो कहीं, और उसको सूचना मिलेगी कि वो जो फला केस में वहाँ है, तो फिर जिस अधिकारी की कस्टडी में है, मान लीजिए वो जेल में है तो वो जेल अधीक्षक की कस्टडी में है, तो फिर वो जेल अधीक्षक को उसका वारंट भेज देगा, तो उस वारंट पे वो प्रोड्यूस किया जाएगा 113 में। और ये कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट whenever it appears to such magistrate upon the report of a police officer or upon other information, the substance of which report or information shall be recorded by the magistrate, that there is reason to fear and commission of a breach of the peace, and that such breach of the peace cannot be prevented otherwise than by the immediate arrest of such person, the magistrate may at any time issue a warrant for his arrest। और ये कह रहा कि परंतु जब कभी ऐसे मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्य इतला पर, जिस रिपोर्ट या इतला का सार मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया जाएगा, यह प्रतीत होता है कि प्रशांति भंग होने के डर के लिए कारण है, और ऐसे व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी के बिना ऐसे प्रशांति भंग करने का निवारण नहीं किया जा सकता है, तब वह मजिस्ट्रेट उसकी गिरफ्तारी के लिए किसी भी समय वारंट जारी कर सकता है। तो यदि कोई ऐसी रिपोर्ट आती है तो फिर यहाँ 113 में जो है वो समन के बजाय उसको डायरेक्ट अरेस्टिंग का ऑर्डर भी दे सकता है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट उसके खिलाफ़ आ रही है कि उसका जो प्रेजेंस होना, जो उसका अगर उसको तत्काल अरेस्ट ना किया गया तो कोई ना कोई प्रशांति भंग तत्काल हो जाएगी। तो वैसी अवस्था में जो है उसको डायरेक्ट अरेस्ट भी किया जा सकता है समन इशू किए बिना ही। ठीक है सदब, क्लियर है? इज़ दैट ओके? अब इसके बाद की 114, 115, 116 ये 3 धाराएं आपको स्वयं पढ़नी है, ये आप लोगों का होमवर्क है, और इससे आगे की धारा नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ। भरत सर का कोई मैसेज हो तो देख लो भाई, क्या स्थिति है उनकी।